नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। बंधुओं, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में बात कर रहे थे और क्रिया में अकर्मक और सकर्मक क्रिया पर चल रहे थे। तो अकर्मक हम पढ़ चुके थे, सकर्मक क्रिया चल रही थी। सकर्मक क्रिया में मैंने आपको बताया था सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक और एक द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया होती है। तो एक कर्मक क्रिया हमने पढ़ ली थी, द्विकर्मक क्रिया चल रही थी। द्विकर्मक क्रिया के विशेष नियम मैं आपको बता रहा था और जिसमें मैंने आपको बताया था यदि किसी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया की पहचान करनी हो तो प्रश्न क्या और किसको दोनों से करना होता है। यदि क्या और किसको दोनों का उत्तर मिले और अलग अलग मिले तो क्रिया द्विकर्मक होती है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो, भले ही क्या और किसको दोनों का उत्तर क्यों ना मिल रहा हो, क्रिया एक कर्मक ही होती है। इससे संबंधित मैंने आपको उदाहरण बताया था, जैसे मोहन धोबी को कपड़े देता है, और एक उदाहरण बताया था मोहन भिखारी को कपड़े देता है। मोहन धोबी को कपड़े दे रहा है तो धोने के लिए या प्रेस के लिए दे रहा है, भिखारी को दे रहा है तो दान में दे रहा है। तो ये सारी दान की तो हमें अपने आप पता लग जाता है वाक्य से ही। तो ध्यान रखना, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा है, दान का देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो, जो चीज वापस नहीं आनी हो, वो होती है कौन सी क्रिया हो जाती है, वो एक कर्मक क्रिया, चाहे क्या और किसको दोनों का उत्तर क्यों ना मिल रहा हो। मैंने आपसे कहा जैसे मोहन भिखारी को कपड़े दे रहा है तो दान में दे रहा है, क्या देता है, कपड़े, किसको, भिखारी को। दोनों का उत्तर आ रहा है लेकिन फिर भी एक कर्म क्रिया क्योंकि दान है। मोहन धोबी को कपड़े दे रहा है तो किसको देता है, धोबी को, क्या देता है, कपड़े, दोनों का उत्तर आ रहा है। जब दोनों का उत्तर आ रहा है तो क्रिया कैसी होगी, द्विकर्मक होगी, क्योंकि धोने के लिए या प्रेस के लिए दे रहा है, दान में नहीं दे रहा। तो दान आ जाए तो द्विकर्मक होते हुए भी क्रिया एक कर्मक हो जाती है और कर्म कारक की जगह संप्रदान कारक हो जाता है, जो पहले आता है कोपरसर्ग के साथ। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद इसी से संबंधित आगे बात करते हैं, ध्यान देना। विशेष करके उसी के आगे लिख रहा हूं मैं विशेष। जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हों तो जो कर्म जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है, जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है वह जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है वह सजीव, परसर्ग सहित और गौण कर्म होता है। जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है वह सजीव और गौण कर्म होता है तथा बाद में प्रयुक्त होने वाला कर्म बाद में प्रयुक्त होने वाला कर्म बाद में प्रयुक्त होने वाला कर्म निर्जीव
परसर्ग रहित और गौण कर्म होता है। सॉरी, मुख्य कर्म होगा। गौण तो पहले वाला होता है, जो बाद में प्रयुक्त होता है वो कौन सा कर्म होता है? मुख्य कर्म होता है। तो जो बाद में प्रयुक्त होगा वो कैसा कर्म होगा? मुख्य कर्म होगा। मुख्य कर्म होता है। तो ध्यान से समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है। विशेष में यदि किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हो तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होगा उसकी तीन विशेषताएं होंगी। वो तीन विशेषताएं क्या होंगी? सबसे पहली विशेषता वह सजीव होगा, दूसरी बात परसर्ग सहित होगा, और तीसरी बात गौण कर्म होगा। जो कर्म बाद में प्रयुक्त होता है या क्रिया के तुरंत पहले प्रयुक्त होता है वह निर्जीव, परसर्ग रहित और मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के तुरंत पहले आता है और गौण कर्म उससे पहले आ जाता है। तो ये तीन बातें कैसे निश्चित होती हैं, ध्यान से समझो। जैसे हरीश पक्षियों को दाना चुगाता है। हरीश पक्षियों को दाना चुगाता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमें प्रत्येक कर्म और कर्ता और क्रिया सबका पता होना चाहिए। यदि कर्म का पता करना है तो क्या और किसको से प्रश्न करेंगे, कर्ता का पता करना है तो कौन से प्रश्न करेंगे, और क्रिया का तो अपने आप पता लग जाता है, ना परसर्ग से युक्त होती है। और उसमें जब ता वगैरह कोई भी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने देखा कौन चुगाता है? हरीश करता है। क्या चुगाता है? दाना। क्या चुगाता है? दाना। किसको चुगाता है? पक्षियों को। अब यहां पर दो कर्म आ रहे हैं, क्या और किसको? दोनों का उत्तर मिला, दोनों का अलग अलग मिला। अब यहां समझना ध्यान से, किसको चुगा रहा है? पक्षियों को। क्या चुगा रहा है? दाना। तो दो कर्म आ गए, एक कर्म यह है, एक कर्म यह है। जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मैंने आपको अभी बताया है। यहां पर जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला सजीव होगा, पक्षी है, सजीव है। दूसरी विशेषता परसर्ग सहित है, को परसर्ग जुड़ा हुआ है, परसर्ग सहित है। और तीसरी विशेषता क्या है? गौण कर्म है। तीन विशेषताएं हो गई इसकी। अब यही तीन विशेषता किसकी होती है? दाने की। उसमें तीन विशेषता क्या क्या होती हैं इसी प्रकार। तो यहां पर जो तीन विशेषता होंगी वो क्या क्या होंगी? सबसे पहली बात निर्जीव होगा, दूसरी बात परसर्ग रहित होगा, और तीसरी बात क्या होगी? मुख्य कर्म होगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हो तो जो कर्म पहले आएगा वह सजीव होगा, परसर्ग सहित होगा, गौण कर्म होगा। बाद में प्रयुक्त होने वाला निर्जीव होगा, परसर्ग रहित होगा और मुख्य कर्म होगा। पक्षी सजीव है, को परसर्ग जुड़ा हुआ है और गौण कर्म है। चुगाना क्रिया के तुरंत पहले आ रहा है दाना, तो ये मुख्य कर्म है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, ये बातें आपको पता होना आवश्यक है। तो यहां तक समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई किससे संबंधित? द्विकर्मक क्रिया से संबंधित।
तो द्विकर्मक क्रिया में जो बातें महत्वपूर्ण होती हैं वो सभी बातें आपको अच्छे से पता लग गई। ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब आगे जो बात करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे? प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। अभी हमने किसके आधार पर पढ़ी थी? कर्म के आधार पर। और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। क्या क्या इसके नियम होते हैं ये सब बातें हम कर चुके। अब आगे बात करेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग या रचना, इसको बनावट भी कह देते हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। और प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। अब वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं वो एक बार आप समझ चुके हो, पहले एक बार और ध्यान से समझ लेना। प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया के 8 भेद होते हैं वो एक बार में सारे समझ लो, जिससे कि ये ध्यान रहे। सबसे पहली जो क्रिया होती है वो होती है सामान्य क्रिया। सबसे पहली जो क्रिया होती है कौन सी होती है? सामान्य क्रिया। दूसरी क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरी क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। चौथी क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवी क्रिया होती है नाम धातु क्रिया। छठा भेद होता है इसका, वो होता है कृदंत क्रिया। सातवां भेद होता है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। और आठवां भेद होता है सहायक क्रिया। तो प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। तो 8 भेद कौन कौन से होते हैं ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 8 भेद होते हैं, मैंने 8 भेद लिख दिए, इनका ध्यान रखना। अब शुरू से करते हैं। सबसे पहली कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया। सबसे पहली जो क्रिया होती है वो होती है सामान्य क्रिया। किसे कहते हैं सामान्य क्रिया? क्या होती है सामान्य क्रिया? ध्यान देना। सामान्य क्रिया वह क्रिया होती है जब किसी वाक्य में किसी क्रिया की सामान्य स्थिति का बोध कराया जाए। बहुत ही सरल रूप से क्रिया प्रस्तुत हो रही हो, सामान्य वाक्य का बोध हो रहा हो, जहां पर क्रिया कोई भी अपना अलग प्रभाव का बोध नहीं करा रही हो, बस सामान्य स्थिति का ही बोध कराए, वो क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। तो ध्यान से समझना, जब किसी वाक्य में क्रिया की सामान्य स्थिति का
बोध कराया जाता है। जब किसी वाक्य में क्रिया की सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है, सामान्य क्रिया कहलाती है। सामान्य क्रिया कहलाती है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया सामान्य स्थिति का बोध करा रही हो, सामान्य रूप से प्रस्तुत हो रही हो, एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, सकर्मक हो या अकर्मक हो, सामान्य रूप में प्रस्तुत हो रहे हो, वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रोया, बच्चा रोया, लड़का हंसा, कुत्ता भौंका, कुत्ता भौंका, मनीष आया, सीमा गई, रेशमा सो गई, या इस प्रकार लिख दो इसको, रेशमा चली। तो बच्चा रोया, लड़का हंसा, कुत्ता भौंका, मनीष आया, सीमा गई, रेशमा चली। अब ये सब क्या है? सामान्य क्रिया। एक सामान्य स्थिति का बोध करा रही है क्रिया, अपने साथ ना तो इसने सहायक क्रिया जोड़ रखी है, बस एक कर्ता है, एक क्रिया है, पूर्ण अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो ये कैसी क्रिया कहलाएगी? सामान्य क्रिया कहलाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये सामान्य स्थिति का बोध करा रहा है। तो यहां पर जो क्रिया है सामान्य स्थिति का बोध करा रही है, कर्ता के साथ क्रिया आ रही है, सामान्य स्थिति का बोध करा रही है। तो ये कैसी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया। तो सामान्य रूप में जब क्रिया प्रस्तुत हो रही हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। अब बात करेंगे संयुक्त क्रिया की। दूसरी जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। और क्या होती है संयुक्त क्रिया? ध्यान से समझ, नाम से पता लग रहा होगा संयुक्त क्रिया, इसका मतलब एक क्रिया तो होगी नहीं, इसमें एक से अधिक क्रिया होंगी। अर्थात जब दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रस्तुत हो रही हो, अर्थात जब दो मूल धातुओं से क्रिया बन रही हो तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अर्थात जब किसी वाक्य में अलग अलग मूल धातु की दो क्रियाएं प्रस्तुत हो तो वह संयुक्त क्रिया या वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। तो कैसे? जैसे जब किसी वाक्य में दो अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रस्तुत हो, दो अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त हो
जब किसी वाक्य में दो अलग अलग मूल धातुओं की या मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त हों, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे सीमा ने खाना खा लिया है। सीमा ने खाना खा लिया है। अब देखो यहाँ पर दो क्रिया आ रही हैं, एक तो खाना को खाना और लिया, तो दो क्रियाएं दोनों अलग अलग हैं। सीमा ने खाना खा लिया है, रमेश ने पुस्तक रख दी है। रमेश ने पुस्तक रख दी है। तो रखना और देना दो क्रियाएं अलग अलग धातु से बनी हुई हैं, तो कैसी क्रिया कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। तो रखना और देना, तो रखना क्रिया है, दी भी क्रिया है और है सहायक क्रिया है। तो सीमा ने खाना खा लिया है, रमेश ने पुस्तक रख दी है, बच्चों ने होमवर्क को क्या कहते हैं? गृह कार्य। बच्चों ने गृह कार्य पूरा कर लिया है। अब देखो दो भिन्नार्थक क्रियाएं आ रही हैं, कौन कौन सी? एक तो करना क्रिय, मूल धातु क्रिय है, और लेना लिया है, तो कर लिया है। तो ये कैसी क्रिया होगी? कर लिया है। ये कैसी क्रिया कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। बच्चों ने गृह कार्य पूरा कर लिया है, मिस्त्री ने मकान बना दिया है। मिस्त्री ने मकान बना दिया है। तो इसमें दो क्रियाएं आ रही हैं, एक तो बनाना और एक देना। तो दोनों क्रियाएं हैं, कैसी क्रिया कहलाएंगी? संयुक्त क्रिया। तो याद रखना है, जब किसी वाक्य में दो अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त हों, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। भिन्नार्थक होनी चाहिए मूल धातु भी, एक ही मूल धातु से नहीं बनी हो। तो जब किसी वाक्य में दो अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त हों, संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब इसके बाद में जो अगली क्रिया होती है वो कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछा जाता है पूर्वकालिक क्रिया से। क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया? किसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया? देखो नाम से ही पता लग रहा है पूर्वकालिक। पूर्व माने पहले, काल माने समय में, अर्थात किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होंगी, उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न हो रही होगी वह पूर्वकालिक होगी, और उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो रही होगी वह उसके बाद की क्रिया होगी। अब इसमें ध्यान रखना,
इसमें जो पूर्वकालिक क्रिया होगी कर या करके के साथ होगी। अब एक से अधिक क्रिया तो संयुक्त में भी आ रही हैं और भी बहुत जगह आएंगी, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया के तुरंत बाद किसी कार्य का होना पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक क्रिया तो बहुत पहले हुई और एक क्रिया बहुत बाद में हो रही है, ऐसा नहीं होगा। तुरंत ही दूसरी क्रिया संपन्न हो रही होगी, वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो रही हो। तो यहां पर ध्यान रखना, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न होती है, उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न होती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न होगी वह पूर्वकालिक होगी, बाद में तुरंत ही हो रही होगी कोई क्रिया। तो यहां पर पूर्वकालिक क्रिया में अधिकांशतः क्रिया करके जुड़ा रहता है। तो यहां समझना, जैसे सतीश खाना खाकर चला गया। पहले उसने क्या खाया? खाना, और उसके बाद में चला गया, तो खाकर चला गया। तो खाकर क्रिया कैसी होगी? पूर्वकालिक। तो पहले खाना खाया, उसके बाद में चला गया, तो खाकर चला गया, तुरंत ही कार्य दूसरा हो रहा है। तो तुरंत ही कार्य दूसरा हो रहा है, तो जो क्रिया पहले संपन्न हो रही है, जो क्रिया पहले हो रही है वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो यहां खाकर में कर जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, तो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। बच्चा दूध पीकर सो गया। पहले उसने दूध पिया है, उसके बाद में सोया है। तो पहले कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है? पीकर। तो पीकर कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्योंकि बच्चा दूध पीकर सो गया। तो दूध पीकर सो गया, इसका मतलब दूध पीकर सोना कैसी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। तो पहले पी गया फिर सोया है, तो पीकर क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। तो इस बात का ध्यान रखना है, पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा रहता है। तो इसमें विशेष करके लिख सकते हैं इस बात को। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में
प्रयुक्त क्रिया के साथ, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा रहता है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा रहता है। तो यहाँ देखिए जैसे लिखा है ना, खाकर पीकर, तो यहाँ पर खाकर पीकर कैसी क्रिया होंगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो जो क्रिया पहले संपन्न होती है वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। तो ये किसके आधार पर हो गया? प्रयोग या रचना के आधार पर। अगला जो भेद है चौथा, वो कौन सा भेद होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा भेद कौन सा होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणा का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। प्रेरणा का मतलब होता है प्रेरित करना, अर्थात व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करता, वह किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहां ध्यान रखना, कभी भी व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करेगा, करवाता है किसी ना किसी से। तो लिखवाता है, पढ़वाता है, चलवाता है, रंगवाता है, इस प्रकार आता है, वाता है, वाता है, वाता है आएगा, इसमें वाता है, वाया, ऐसे आएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ध्यान देना इसमें, जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो तो एक क्या करेगा, एक तरह से वहां पर किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे नितेश योगी से पत्र लिखवाता है। नितेश योगी से पत्र लिखवाता है। सीमा रीमा से खाना पकवाती है।
सीमा रीमा से खाना पकवाती है। बच्चे अध्यापक से चित्र बनवाते हैं। तो वाता है, वाती है, वाते हैं। तो यहां पर कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। किसी और को कार्य करने के लिए क्या किया जा रहा है? प्रेरित किया जा रहा है। तो जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहां नितेश स्वयं पत्र लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा। किससे लिखवा रहा है? योगी से। सीमा स्वयं खाना पका रही है क्या? नहीं। किससे पकवा रही है? रीमा से। और बच्चे स्वयं चित्र बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे। किससे बनवा रहे? अध्यापक से। तो कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जब किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अगली क्रिया कौन सी है? अब देखो, अगली क्रिया होती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया समझना ध्यान से। देखो, नाम धातु, तो नाम से ही पता लग रहा है यहां तो नाम, और नाम का अर्थ किसे कहते हैं? नाम, संज्ञा को। और संज्ञा किसका रूप धारण कर ले? धातु का। अर्थात संज्ञा धातु के अनुसार प्रयुक्त होकर क्रिया बन जाए। नाम धातु क्रिया का मतलब होता है, देखो विकारी शब्द होते हैं 4। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? एक तो होती है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है विशेषण, और एक होती है क्रिया। ये 4 विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इन 4 विकारी शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से, किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है, क्योंकि नाम का अर्थ संज्ञा होता है। तो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया, तो ध्यान क्या रखना है? नाम धातु, मतलब नाम किसको कहते हैं? संज्ञा को। तो संज्ञा धातु के रूप में प्रयुक्त होकर क्रिया बन जाए तो वो कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया। और किसी क्रिया के साथ या क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो किसी क्रिया से बनने वाली या किसी क्रिया के साथ या किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो दोनों क्रिया आ गई यहाँ, एक तो नाम धातु क्रिया और एक कृदंत क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होगी? जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बन रही होगी। और कृदंत क्रिया क्या होगी? जो किसी क्रिया या मूल धातु से बन रही होगी। इस प्रकार ध्यान रखना, दोनों एक साथ समझ आ गए होंगे, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है, समझो। जब किसी संज्ञा,
सर्वनाम अथवा विशेषण से। जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से क्रिया का निर्माण हो, क्रिया का निर्माण हो, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती है। या तो संज्ञा से बन रही हो, या सर्वनाम से बन रही हो, या विशेषण से बन रही हो। जैसे मैंने संज्ञा लिख दी, यहां पर भाववाचक संज्ञा है लाज, सर्वनाम है अपना, लाज, अपना, और अब यहां पर लाज और अपना ये क्या है? सर्वनाम है। तो लाज भाववाचक संज्ञा है और लाज से बना लजाना। लजाना क्या है? क्रिया है। ये किससे बनी है? भाववाचक संज्ञा से, लाज से। मैंने संज्ञा लिख दी शर्म। शर्म क्या है? भाववाचक संज्ञा। और शर्म से क्या बना दिया? शर्माना। शर्माना क्या है? क्रिया है। तो लाज से लजाना, शर्म से शर्माना। मैंने लिखा यहां पर मुस्कुराहट। मुस्कुराहट क्या है? मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा है। मुस्कुराहट से क्या बना दिया? मुस्कुराना। मुस्कुराना। मुस्कुराना क्या है? क्रिया है। किससे बनी है? भाववाचक संज्ञा से। इसी प्रकार घबराहट। घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और घबराहट से क्या बना? घबराना। घबराना क्या है? क्रिया है। आगे देखो, मैंने यहां लिख दिया रंग। और रंग क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। रंग से रंगना या रंगाना। रंग से रंगना या रंगाना क्या है? क्रिया है। रंग से रंगना या रंगाना। तो लाज से लजाना, शर्म से शर्माना, मुस्कुराहट से मुस्कुराना, घबराहट से घबराना, रंग से रंगाना या रंगना। अब इसी प्रकार मेल भाववाचक संज्ञा है। मेल से मिलना क्रिया है। मेल से क्या बना? मिलना। और मिलना क्या है? क्रिया है। तो ये किससे बनी है? मेल से। मेल क्या है? भाववाचक संज्ञा। मेल से मिलना। अब देखो, अपना क्या होता है? सर्वनाम। अपना क्या है? सर्वनाम। और अपना से अपनाना।
अपना से क्या बना, अपनाना। तो यहाँ पर लाज, शर्म, मुस्कुराहट, घबराहट, रंग, मेल, ये क्या है, संज्ञा है। और इनसे क्या बना, संज्ञा से क्रिया बन रही है। तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, नाम धातु क्रिया। अब इसी प्रकार देखो विशेषण से, देखो एक आध विशेषण से भी लिख लेते हैं। अपना से अपनाना, अपनाना क्या है, क्रिया है। अब विशेषण से समझो, विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब विशेषण में जैसे अब विशेषण के उदाहरण भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने या विशेषण से बने। तो रंग संज्ञा है, मेल भाववाचक संज्ञा है, रंग क्या थी, जातिवाचक संज्ञा, घबराहट क्या थी, भाववाचक संज्ञा थी। तो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जब क्रिया का निर्माण हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो ये हो गई कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। इसमें विशेषण के भी उदाहरण आ सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना इत्यादि। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगली जो क्रिया है, कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया क्या होती है, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया, तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। कृदंत क्रिया कहलाती है। तो जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कर दे तो उससे बनने वाली जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, कृदंत क्रिया कहलाएगी। जैसे एक कृदंत प्रत्यय भी होता है। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो उससे बनने वाला प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया की मूल धातु है चल, क्रिया की मूल धातु है चल और इसमें प्रत्यय का प्रयोग कर दिया ता, क्या बना, चलता। क्रिया की मूल धातु है चल, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया ना, क्या बना, चलना। और क्रिया की मूल धातु के साथ, चल मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कर दिया कर, क्या बना, चल कर।
तो इसमें मूल धातु क्या है? चल। प्रत्यय क्या जोड़ा? ता, क्या बना? चलता। मूल धातु चल के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग किया, क्रिया बनी चलना, और चल के साथ में कर प्रत्यय का प्रयोग किया, चलकर। इसी प्रकार हंस, और हंस क्या है? क्रिया की मूल धातु है हंसना, क्रिया है। हंस की मूल धातु हो गई हंसना, क्रिया की मूल धातु हो गई हंस, प्रत्यय लगा दिया इसमें ना, क्या बना? हंसना। क्या बना? हंसना। हंस धनता, क्या बना? हंसता। और हंस के साथ में प्रत्यय जोड़ दिया कर, क्या बना? हंसकर। क्या बना? हंसकर। तो जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर चल और हंस ये क्या है? क्रिया। इनके साथ में हमने ता, ना, कर प्रत्यय जोड़ दिया, तो इससे जिस क्रिया का निर्माण हुआ वह क्रिया क्या कहलाएगी? कृदंत क्रिया कहलाएगी। तो याद रखना है, कृदंत क्रिया क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से बनती है, इसलिए इसको कृदंत क्रिया कहा जाता है। अगली जो क्रिया होती है सातवीं, वो कौन सी होती है? सातवीं क्रिया होती है सजातीय क्रिया। नाम से ही पता लग रहा होगा, सजातीय क्रिया। सजातीय नाम से पता लग रहा है समान जाति की। जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से जब दो क्रियाएं बन रही हो तो वह सजातीय क्रिया कहलाती है। तो क्रिया तो दो होंगी लेकिन उनकी जाति एक ही होगी। एक ही मूल धातु से जब दो क्रियाएं बनती हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? सजाती, क्योंकि दोनों की जाति मूल धातु एक ही तो है। जब मूल धातु एक ही है, जाति एक ही है, तो सजातीय क्रिया कहलाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा हो, दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा हो जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा हो तो वे सजातीय क्रिया कहलाती हैं। तो वे सजातीय क्रिया कहलाती हैं। तो वे सजातीय क्रिया कहलाती हैं। तो एक ही मूल धातु से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सजातीय क्रिया कहलाती हैं। जैसे एक ही मूल धातु है, एक मूल धातु लिख दी मैंने यहां पर पढ़, और इससे दो क्रिया बनी पढ़ाई और पढ़ी। एक ही मूल धातु ले ली मैंने यहां पर, जैसे हमने यहां एक मूल धातु क्या ली थी? पठ से बनता है पढ़, तो पढ़ से बनी पढ़ाई, पढ़ी।
इसी प्रकार एक ही मूल धातु ली हमने यहाँ लड, और लड़ से बना लड़ाई, लड़ी। एक ही मूल धातु ली हमने यहां पर चढ़, और चढ़ से बना चढ़ाई और चढ़ी। तो जब एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा हो तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सजातीय क्रिया। तो पढ़ से पढ़ाई पढ़ी, लड़ से लड़ाई लड़ी, और चढ़ से चढ़ाई चढ़ी। अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, मुकेश ने एमए की पढ़ाई पढ़ी, इसी प्रकार संतोष ने पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी। तो एक ही मूल धातु से दो क्रियाएं बन जाएं तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है? सजातीय क्रिया। और अंतिम क्रिया होती है सहायक क्रिया। किसे कहते हैं? सहायक नाम से पता लग रहा होगा, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, लेकिन उसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे रोगी ने दवा पी है, तो पीना क्रिया है और है क्या है? इसकी सहायक क्रिया है। क्या है इसकी? सहायक क्रिया है। नानी ने कहानी सुनाई है। अब सुनाना क्या है? क्रिया, और है इसकी क्या है? सहायक क्रिया। तो जब मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई दूसरी क्रिया प्रस्तुत की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, तो वह क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। तो देखिए यहां समझना ध्यान से, यहां पर पीना क्रिया है और है सहायक क्रिया है, यहां पर सुनाना क्रिया है और है क्या है? सहायक क्रिया है। तो जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, तो जो क्रिया दूसरी प्रयुक्त की जाती है उसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, वह सहायक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ है का कोई स्वतंत्र अर्थ है क्या? कोई नहीं है।
ये जब किसी क्रिया के साथ प्रस्तुत होगी, प्रयुक्त होगी, तो इसका प्रभाव होगा। स्वतंत्र कोई अर्थ ही नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तो इस प्रकार ये किसके आधार पर हो गए, ये हमने किसके आधार पर पढ़े, प्रयोग या रचना के आधार पर 8 वेद होते हैं, जो 8 वेद हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।